पहली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि गुलाबी नगरी में हर जगह फव्वारे फूट पड़े हैं। सड़कों पर पानी भरने से जाम के हालात हैं। लोग घंटों जाम में फंसे रहे तो वहीं जगह जगह झरने बहते हुए नजर आए। राजस्थान में बारिश का सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। जयपुर अलावा उसके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सीकर, दौसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अन्य जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। जबकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हैं। बुधवार को शारदा नदी के उफान पर फंसे बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया और पानी के तेज बहाव के बीच परशुराम करीब 5 घंटे तक एक पेड़ के सहारे डटे रहे। सैलाब के बीच फंसे बुजुर्ग पर लेखपाल की नजर पड़ी तो प्रशासन को सूचित किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने रात करीब 2 बजे बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। ये तस्वीरें वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश मुसीबत बन रही है तो वहीं प्रशासन के दांव की पोल भी खोल रही है। साथ साथ शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज तक में पानी भर गया। परिसर में घुटनों तक भरा पानी अंदर वार्ड तक जा पहुंचा तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में गंभीर मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि हालात सुधरने के बाद ही मरीजों को दोबारा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 1 दर्जन गांव जलमग्न हैं। करीब 400 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। शहर में रेस्क्यू के लिए बोट के साथ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग खुद नाव चलाकर किसी तरह गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। गांव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ गांव में तो बाढ़ का पानी गले तक पहुंच गया है। एसडीआरएफ रोजाना तकरीबन 40 से 50 लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहीं ना कहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ सी आ गई है और ऐसे में घरों में पानी पहुंच जा चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं उनके घर तक पहुंचने की और उनकी दास्तां आप तक पहुंचाने की, आखिर किस तरीके से उनका जनजीवन बीत रहा है। ये आप नल देख रहे होंगे और ये नल जो है, ये नल लगा हुआ, इससे पानी निकलता है, लेकिन आज ये पूरा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। पानी की किल्लत है। हम सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं और ये एक गांव है सिद्धार्थनगर का, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घर देखिए पानी में जो डूबा हुआ है। हम वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछने की आखिर किस तरीके से इनका जनजीवन चल रहा है, किस तरीके से ये रह रहे हैं। क्योंकि जब हमें यहाँ आने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आखिर ये कैसे आगे जाते होंगे, कैसे इनका खान पीन होता, कैसे ये पानी पीते होंगे। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बाढ़ में पूरी तरीके से सारे घर डूबे से हैं। लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रहे हैं, ना ही आगे आ पा रहे हैं ना ही पीछे जा पा रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि शासन प्रशासन आएगा और मदद करेगा। हालांकि हम यहां पर पहुंचे हैं इस स्थान पर जहां पर अभी तक शासन प्रशासन नहीं पहुंचा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वो दास्तां आप तक पहुंचाने की, कि आखिर ये यहां पर बैठे कब से इंतजार कर रहे हैं कि इनकी मदद को कोई आएगा और इनको आगे के बारे में बताएगा। तो ये पूरा घर आप देखिए, ये पूरा गांव का जो एरिया है ये पूरा पानी से डूबा हुआ। करीब 44 साल बाद नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि कोसी बैराज के 58 गेट खोलने पड़े हैं। नेपाल के तराई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नारायणी नदी उफान पर है। नेपाल से आने वाली नारायणी नदी बिहार में गंडक के नाम से जानी जाती है। 7 जुलाई को गंडक में करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और यह सिलसिला लगातार जारी है। नेपाल से आ रहे इस सैलाब की वजह से बिहार के तमाम शहर और गांव डूबे हुए हैं। बिहार में बाढ़ का संकट जब आता है तो सबसे पहले नेपाल के तराई इलाके में होने वाली बारिश को वजह माना जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नेपाल में है। हम आपको बता दें कि बीते हफ्ते भी नेपाल में भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश की वजह से जो नारायणी नदी है और जो दूसरी नदियां कोसी और बाकी नदियां जहां जल अधिग्रहण क्षेत्र जिनका नेपाल में पड़ता है, उन नदियों में उफान आया था और उस उफान की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। एक बार फिर से जब बारिश
जो है वो तेज हुई है नेपाल में। तो लगभग 2.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज इस वक्त नारायणी नदी में है और बिहार के वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जो डिस्चार्ज है वो 2 लाख से ऊपर जा पहुंचा है और ये माना जा रहा है कि जो पानी का डिस्चार्ज है बीते 2 दिनों में कम हुआ था वो एक बार फिर से बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि ये जो नदी है नेपाल के तराई इलाके में बहती है और जो है वो बिहार से कहीं ज्यादा है और देखिए जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं नेपाल की उससे बीच से बहते हुई कैसे नदी बिहार की सीमा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इधर बिना बारिश के ही दिल्ली का एक रिहायशी इलाका पूरी तरह से रातों रात जलमग्न हो गया। बवाना इलाके की जे कॉलोनी में मुनक नहर की दीवार टूटने से कई फीट तक पानी भर गया। तस्वीरें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। इस मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाए जा रहे हैं और 27 जून का एक शिकायती वीडियो सामने आया है। दावा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि मुनक नहर से जल का रिसाव पहले से हो रहा था, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। दिल्ली सरकार इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। तो वहीं बवाना के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दिया है। इसमें इंक्वायरी होनी जरूरी है। इसको एक बार इंक्वायर करेंगे क्या किसी प्रकार का फाउल प्ले हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीपेज का कोई प्रमाण साइट पर नहीं दिख रहा। जो पूरा एम्बैंकमेंट है उसमें पूरी कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं है, तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होगी। जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं। जबकि हिमाचल से आ रही भूस्खलन की भयानक तस्वीरों के बीच एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव में खेतों समेत 14 मकानों में दरारें आ गई है। 7 मकान ढहने की कगार पर हैं और खेतों की जमीन में भी काफी चौड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। भूस्खलन के डर से लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है। साल 2023 में हुई भारी बारिश की वजह से लिंडूर गांव की पहाड़ी में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जो खेतों से होते हुए घरों में दाखिल हो गई हैं। और इस मामले में भू सर्वेक्षण विभाग ने 29 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि गांव के ठीक ऊपर ग्लेशियरल स्नाउट्स बने हुए हैं, जिससे होने वाले रिसाव से दरारें आ रही हैं। गांव है लिंडूर। इधर शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, आज इसका फैसला होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है। 2 दिन पहले ही ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया है और अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है, सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। मामूली आरोपों पर भी इस्तीफे की वकालत करने वाले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी में किसी भी घोटाले की संभावना से इनकार कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से पूरी साजिश रची गई। कि आरोप लगते ही हम इस्तीफा देंगे। अभी आरोपी बन गए, आप चार्जशीट में आरोपी बन गए, तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है, क्योंकि आपकी पार्टी भी इस शराब घोटाले में आरोपित हो चुकी है। 38 नंबर पे इन सवालों के साथ दिल्ली की जनता तो इसका निर्णय आपको करेगी, समय आने पर देखेगी। जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है। इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है।
जबकि महाराष्ट्र में एक और सियासी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। मैदान में 12 उम्मीदवार हैं और अब अगर एमएलसी चुनाव नंबर गेम की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने प्रत्याशियों को जिताने के नंबर्स नहीं है। अब सवाल यह है कि अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे और शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक किसके खेमे में सेंध लगेगी और कौन अपने विधायकों को बचाकर रख पाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल, नंबर गेम में कौन कितना मजबूत, चुनावी बिसात पर किसकी शह, किसकी होगी मार, एमएलसी चुनाव में किसके हाथ लगेगी बाजी। महाराष्ट्र में आज होने वाला विधान परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एनडीए के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब जंग इस बात की है कि क्या एनडीए के 9 उम्मीदवार जीत जाएंगे या इंडिया गठबंधन के तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद की सीटें 11 हैं और मैदान में उम्मीदवार 12 हैं। बीजेपी ने इस एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। और बात इंडिया गठबंधन की करें तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार को उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी 1 उम्मीदवार को उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति 274 है। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है। बीजेपी के 103 विधायक हैं, अजीत पवार के एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। इसके अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों का और समर्थन जुटा लेता है तो उसके सभी 9 एमएलसी प्रत्याशियों की जीत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए दूसरे छोटे दल हैं, उन्हें साथ कर रखना होगा। जबकि इंडिया गठबंधन के पास 72 विधायकों का ही समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 37 विधायक हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16 विधायक हैं, शरद पवार के एनसीपी के 12 विधायक हैं, समाजवादी के 2, सीपीएम के 2 और 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। इंडिया गठबंधन विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों सीटें जीत सकता है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा। जबकि एनडीए को निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद भी 4 वोट की जरूरत है, जबकि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट रहता है और कांग्रेस के अतिरिक्त वोट का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो फिर तीनों सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के तीनों एमएलसी उम्मीदवार जीत गए तो एनडीए के खाते में 8 सीटें ही रह जाएंगी। ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। जबकि गुजरात के भरूच से एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भरूच में एक प्राइवेट नौकरी के लिए इतने लोग जुटे कि होटल के बाहर की रेलिंग टूटने की नौबत आ गई। निजी कंपनी ने होटल में 5 से 25 खाली पदों पर भर्ती के लिए करीब 15 लाख युवा पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने इस वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य बेरोजगारी की बीमारी का एपीसेंटर बन गए हैं। गुजरात के गृह मंत्री कह रहे हैं कि नौकरी के अनुभवी लोगों को बुलाया गया था, यानी जो भीड़ जुटी वो बेरोजगारों की नहीं थी। सब लोगों को बुलाना जरूरत नहीं था कि जो उसको क्राइटेरिया में जो आए, ये प्रकार के ये स्टूडेंट या तो जो भी उनके जो भर्ती करने जैसे कर्मचारी थे उनका लिस्ट देना था अखबार में, लेकिन ओपन इंटरव्यू रख लिया। ये कोई न कोई वजह से वो कंपनी की गलती की वजह से ये घटना घटी है और इसके लिए हम भी चिंतित हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई भी इंटरव्यू हो तो उसके लिए सावधानी बरती जाए। पूरे देश में गुजरात मॉडल रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अपने भाषण में कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो अपने ही गुजरात में हमारी ये हालत है। हमारे लाखों युवाओं यहाँ बेरोजगार हैं। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो मजबूरन आने वाले दिनों में सभी बेरोजगार युवाओं को साथ में रखे
हमारा गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन होगा।